हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दिसंबर 2024 की मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो अभी तक हमारे 3 मेजर सेक्शन इसके हो गए। एक आता है आपका पॉलिटी का, फिर दूसरा आता है आपका पॉलिटी के बाद आईआर का, आईआर के बाद आता है आपका इकोनॉमी का। तो आपका पॉलिटी का एक पार्ट में कंप्लीट किया गया, आपका आईआर का भी एक पार्ट में एक एक लेक्चर दिया गया, लेकिन इकोनॉमी का आपका 3 लेक्चर में दिया गया। पार्ट फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड को इसके अंतर्गत दिया गया, यानी कि 3 पार्ट में पूरा एनालिसिस दिया गया। अब आता है हमारा प्रेजेंट टाइम में जो मतलब टॉपिक आ जाता है सामाजिक मुद्दे। मतलब कि जो चौथा मेजर टॉपिक है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा से संबंधित हमारा टॉपिक होगा। सामाजिक मुद्दे आपका छठा टॉपिक होगा। तो सुरक्षा से संबंधित टॉपिकों के अंतर्गत पढ़ा जाएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी, साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, भारत में तस्करी रिपोर्ट 2023-24 जो आई हुई है उसके बारे में। संक्षिप्त सुर्खियां हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, कावेरी इंजन के बारे में, सैटर्न 2 के बारे में, सर्च एंड रेस्क्यू एंड टूल के बारे में, सुर्खियों में रहे अभ्यास के बारे में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे मेजर टॉपिक होंगे। फिर हमारा दूसरा टॉपिक कल जो आएगा वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी को। चलिए तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक में हमारा सबसे पहले आता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संदर्भ में अभी हाल ही में क्या रुझान आए हुए और क्या इसके संदर्भ में रिपोर्ट आई हुई है, यानी कि क्यों सुर्खियों में रहा है, मेन रीजन है और ये इसके अंतर्गत किस तरीके के निर्णय दिए गए। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी में हाल ही में अंकुश विपिन कपूर बनाम एनआईए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियां केवल एनआईए अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराधों की जांच करने और ऐसे अनुसूचित अपराध करने वाले आरोपी व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। तो क्या कहा गया है कि ये जो अंकुश विपिन कौन सा मामला है? अंकुश विपिन कपूर बनाम एनआईए मामला। यह जो मामला है किससे रिलेटेड है? इसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्पष्ट किया है जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियां केवल एनआईए अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराधों की जांच करने और ऐसे अनुसूचित अपराध करने वाले आरोपी व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। तो ये इसके द्वारा कहा गया है। आते हैं कि इससे संबंधित और भी क्या तथ्य है, इनके बारे में जान लेते हैं कि यह जो निर्णय है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें पाकिस्तान से भारत में हीरोइन की तस्करी में शामिल एक आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी गई थी और इस मामले में नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत किए गए अपराध शामिल हैं और इन अपराधों में एनआईए अधिनियम अनुसूचित अपराधों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। और मादक पदार्थों की तस्करी, हवाला चेन लॉ, आतंकवाद के वित्त पोषण से ये जुड़ा हुआ है। तो इसके संबंध में ये अन्य संबंधित तथ्य आते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया गया है कि इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि एनआईए पराधिकार के पक्ष में निर्णय दिया है जिसमें साफ हो गया है कि यह एजेंसी अनुसूचित अपराधों के जुड़े गैर अनुसूचित अपराधों की जांच भी कर सकती है और इसमें एनआईए अधिनियम की धारा 8 में समग्र रूप से इसकी व्याख्या की गई। अब 8 धारा क्या कहती है? इसमें कहा गया है कि अनुसूचित अपराध के लिए जांच करते समय एजेंसी उन अन्य अपराधों की भी जांच कर सकती है जिसे आरोपी ने कथित तौर पर किया और यदि वह अपराध कहीं न कहीं अनुसूचित अपराध से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया गया। अब आते हैं कि एनआईए निम्नलिखित शर्तों पर किसी अन्य आरोपी की जांच भी कर सकता है भले ही वह किसी भी अनुसूचित अपराध के लिए जांच के दायरे में ना आता हो। तो ये एनआईए के द्वारा कहा गया। एनआईए ने राय भी दी हुई है कि ऐसा लगता है कि अन्य आरोपी द्वारा किया गया अपराध अनुसूचित अपराध से जुड़ा हुआ हो। केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई हो जिसमें केंद्र सरकार के समक्ष ये प्रस्तुत करनी होगी और संयुक्त जांच भी है जिसमें किसी भी अन्य आरोपी की जांच जहां तक संभव हो अनुसूचित अपराध से संबंधित आरोपी की जांच चल रही हो और जांच के साथ संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। तो इस तरीके से ये एनआईए के निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं उसके बारे में आता है। अब एनआईए ने निम्नलिखित कानूनों के तहत अपराधों की भी जांच करता है जैसे कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967, अपहरण रोधी अधिनियम 2016, नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम 1982,
समुद्री नौवहन महाद्वीपीय सेल पर स्थिर प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम 2002, सामूहिक विनाश के अधिकार और उनकी वितरण प्रणाली अधिनियम 2005, सार्क अभिशमन अधिनियम 1993। और इसमें कुछ निम्नलिखित कानूनों के तहत भी अपराध है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा अध्याय 6 के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 की धारा 370 और 370 ए के अंतर्गत इसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये जांच करता है। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में जान लेते हैं, जिसकी स्थापना होती है जब 26/11 का मुंबई अटैक होता है, यानी कि मुंबई आतंकवादी हमला होता है। उसके बाद एनआईए को अधिनियमित किया जाता है और एनआईए अधिनियम 2008 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है और इसका उद्देश्य जो होता है वह उन अपराधों की जांच करना होता है जहां पर मुकदमा चलाना है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता को खतरा पहुंचाती है, साथ ही विदेशी राज्यों के साथ देश के मित्रतापूर्ण संबंधों एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एनआईए का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। अपराधों की अनुसूची के अंतर्गत बात की जाए तो यह उन कानूनों की एक अनुसूची इसमें शामिल होती है जिसके तहत एनआईए अपराधों की जांच की जा सकती है, साथ ही इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसका मुख्यालय जो होता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो, गुवाहाटी तथा गुवाहाटी एवं असम जो असम में है, और जम्मू कश्मीर में 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं एक महानिदेशक होते हैं और यह भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इसका अधिकार क्षेत्र जो है पूरे भारत में फैला हुआ है, जिसमें भारत के बाहर रह रहे भारतीयों पर भी लागू होगा, सरकारी सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों पर भी लागू हुआ, चाहे वे कहीं भी हो। भारत में पंजीकृत जहाजों और विमान में सवार व्यक्तियों में, चाहे वे कहीं भी हों, उन पर सब होगा। और उन व्यक्तियों पर जिन्होंने भारत के नागरिकों के खिलाफ या भारत के हितों के प्रभावित करने की अनुसूचित अपराध किए हैं, उनके खिलाफ भी अधिकार क्षेत्र होगा। एनआईए की कुछ शक्तियां आती है, जैसे कि जांच से रिलेटेड बात की जाए तो यह केंद्र सरकार का लगता है कि अनुसूचित अपराध हुआ है और वह एनआईए को जांच करने का निर्देश देते हैं। अभियोजन के अंतर्गत इसमें देखा जाता है, राज्य पुलिस के साथ समन्वय होता है, राज्य क्षेत्राधिक कार्रवाई होती है और 2 से सिद्ध दर भी देखने को मिलती है, जिसमें 640 मामले दर्ज होते हैं और 147 मामलों में अदालतों द्वारा फैसला सुनाया जाता है, जिसमें 2 सिद्धि दर जो होती है वह 95.23% की होती है। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत आता है। एनआईए की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ पहले की गई हैं, जैसे कि आतंकवाद पर डेटा संलयन और विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2019 में इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है और इसमें अधिकारियों के लिए एनआईए अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए एनआईए और एनएफएसयू के बीच समझौता भी संपन्न किया गया है। तो इस तरीके से इसकी क्षमता को बढ़ाया गया। और निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो जैसे जैसे एनआईए विकसित हो रही है, इसके लिए नई चुनौतियों का सामना करना और राज्य विदेशी संगठनों के साथ समन्वय करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, ताकि संगठन अपराध और आतंकवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं तो हाल ही में क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक साइबर अपराध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया हुआ है। इस कन्वेंशन के अंतर्गत कहा गया है कि यह साइबर अपराध संयुक्त राष्ट्र का एक पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है, जिसमें 193 सदस्य देशों की आम सहमति बनी हुई है। साइबर अपराध के खिलाफ कन्वेंशन को 2025 में हनोई, वियतनाम में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया और मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इसके सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। यह कन्वेंशन जो है 40 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के अनुसमर्थन में 90 दिन बाद ये लागू होता है और इस लागू होने का जो दायरा है, इसमें रोकथाम, उनकी जांच करने, उन पर मुकदमा चलाने पर केंद्रित होता है और अपराध से प्राप्त आय को फ्रीज करना और जब्त करना, वापस करना भी शामिल होता है और आपराधिक जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करना और साझा करना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये साइबर अपराध के बारे में आता है। कन्वेंशन के कुछ प्रावधानों के बारे में बात की जाए तो पहला तो आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डेटा साझाकरण होना, जो पारंपरिक कानूनी सहायता, प्रत्यर्पण और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान किया गया है और यह आपराधिक गतिविधियों से अर्जित आय को जब्त करने के उद्देश्य से सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। क्रियात्मक उपाय होते हैं, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा देखने को मिलती है, मानवाधिकार की सुरक्षा होती है और अन्य प्रावधान भी इसके अंतर्गत आते हैं। संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन के उद्देश्यों के बारे में देखें तो पहला आता है तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण, जो कि विशेष रूप से विकासशील देशों के लाभ के लिए साइबर अपराध को रोकने और इससे निपटने के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, सुविधा प्रदान करना और समर्थन करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखने को मिलता है, साइबर अपराध से निपटने के उपाय होते हैं जिसमें अधिक कार्यकुशलता पूर्वक प्रभावी ढंग से रोकने और निपटने के उपायों को बढ़ावा और सुदृढ़ करना होता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं
अब आते हैं कि साइबर अपराध के खिलाफ जो कन्वेंशन हुए हैं वो आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला, बढ़ती कनेक्टिविटी और उसके उत्पन्न चिंताएं होना कि वैश्विक आबादी में 67% अधिक हिस्सा ऑनलाइन है और इससे साइबर अपराध को जोखिम पैदा हो रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया संगठित अपराध का केंद्र बिंदु बनकर उभरा हुआ है। यहाँ पर संचालित होने वाले संगठित जटिल आपराधिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था और अर्थ अवसंरचना के लिए खतरा बन रही है। साइबर अपराध का खतरा भी बढ़ा हुआ है और इससे डिजिटल प्रणालियों में लोगों को विश्वास को खत्म कर रहा है। 24/7 जो सहयोग है, वह अपराध जो है वह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का एक निर्भय और जो अक्सर विकेंद्रीकृत होते हो अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में होते हो साक्ष्यों में छेड़खाड़ छाड़ और उन्हें निपटाए जाने से बचाने के लिए उन पर त्वरित पहुंच महत्वपूर्ण हो जाती है। और यह कन्वेंशन जांच और अभियोजन का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों तक पहुंचने और उन्हें साझा करने का एक फ्रेमवर्क स्थापित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साइबर प्रगति भी देखने को मिलती है साइबर अपराधों में कि यह अक्सर जो है वह सीमा पार लेन-देन और लक्ष्यीकरण इसमें शामिल होता है। तीव्र तकनीकी प्रगति के अनुकूल देखने को मिलता है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर होता है जिसमें ये मनोबल तोड़ सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाने पड़ सकते हैं और पीड़ितों के लिए पुनर्वास व्याख्या भी न्याय भी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसके प्रमुख कन्वेंशन को महत्वपूर्ण इस कारण से इसके रीजन बताए गए। अब इसमें राज्यों अपराध के लिए राज्य पक्षकारों से अपेक्षाएँ की गई हैं, जैसे कि राज्य पक्षकारों में निम्नलिखित गतिविधियों में आपराधिक गतिविधियाँ शामिल हैं और वे निम्नलिखित कदम उठाएँगे। सुरक्षा प्रणालियों तक अनधिकृत पहुँच, बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट बनाना, वितरण करना, अपने पास रखना, साइबर को अर्जित कर आय का धन शोधन करना, व्यक्ति को पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना कंटेंट का प्रसार करना। इसमें निम्नलिखित कदम उठाए जैसे कि आपराधिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना, पीड़ितों की सहायता और सुरक्षा करना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों से अपेक्षाएं की गई हों उसके बारे में आता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह 20 वर्षों में पहली बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय संधि को अपनाया हुआ है और यह कदम जो होता है वह चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बहुपक्षवाद की सफलता को उजागर करता है और यह कदम साइबर अपराध को रोकने और उसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए सदस्य देशों में सामूहिक दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका ये निष्कर्ष के तौर पर बिंदु आते हैं। अब आते हैं हम भारत में तस्करी रिपोर्ट 2023-24 के बारे में कि हाल ही में राजस्व सूचना निदेशालय ने भारत में तस्करी रिपोर्ट 2023-24 को जारी किया हुआ है। इस रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो यह तस्करी से निपटने में प्रवृत्तियों, चुनौतियों, उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और यह जो रिपोर्ट है वह अवैध ड्रग्स, हाथी दांत और जिसमें वन्य उत्पादों, विदेशी मुद्राओं, कीटनाशकों आदि की जब्ती से तस्करी की गतिविधियों की बढ़ती की प्रवृत्ति को पता चलता है। और इसके इन्फोग्राफिक के अंतर्गत बात करें तो यह होता है नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ के अंतर्गत जिसमें एजेंसियों द्वारा जब्त की गई मात्रा में वृद्धि 8,223 किलोग्राम जब्त की गई होती है और इसमें हब एंड स्पोक मॉडल पर माध्यम से संचालित होती है। भूमि सीमाओं म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया से हवाई मार्गों के माध्यम से प्रवेश होता है। डॉक्यूमेंट में धोखाधड़ी के माध्यम से लगभग 6,000 करोड़ रुपए के मूल्यों में गैर कानूनी आयात इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके ये प्रमुख प्रावधान होते हैं। राजस्व सूचना निदेशालय के बारे में बात करें तो यह एक प्रमुख खुफिया एजेंसी और प्रवर्तन एजेंसी होती है जो तस्करी से जुड़े मामलों का कार्य करती है और यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्य करती है और यह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी सहित प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी का पता लगाना और रोकना होता है और इसमें अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पता लगाना, रोकना और वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क चोरी से रोकना होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। से जिम्मेदार कारक होते हैं जैसे कि भौगोलिक स्थिति और सीमाओं का होना, बाजार की मांग होना, अनूठी तकनीकें होना, कानून की खामियों का दुरुपयोग होना, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तस्करी और भारत सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का अंतर्गत देखा जाए तो इसमें भारत को कई सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें नार्को आतंकवाद जैसे कि इन खतरों पर प्रभाव डालती है। नार्को आतंकवाद एक तरीके से ऐसा आतंकवाद होता है जहां पर डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल के बीच में भारत की अवस्थिति नार्को आतंकवाद के लिए एक विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है और यह जो क्षेत्र होते हैं वह मादक पदार्थों की तस्करी प्रत्यक्ष रूप तौर पर देशद्रोही या विध्वंसक गतिविधियों को वित्त पोषित करती है। तो इसके अंतर्गत है वाणिज्यिक धोखाधड़ी देखने को मिलती है, वित्तीय अस्थिरता होती है, वन्यजीव और पर्यावरण से जुड़े अपराध देखने को मिलते हैं, मानव तस्करी जैसे मुद्दे इसके अंतर्गत उभरते हैं।
तस्करी और उससे जुड़े अपराधों के लिए कुछ मतलब कि कदम उठाए गए हैं, जैसे कि भारत द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करना, विदेश व्यापार महानिदेशालय होना, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 होना, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना, सीमा शुल्क पारस्परिक सहायता समझौता होना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना, और इसमें वैश्विक स्तर पर पहल में आता है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, वन्य जीव जंतुओं वनस्पतियों में लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी समय इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो जैसे जैसे अपराध में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे जटिलताएं और आधुनिकीकरण बढ़ते जाते हैं। प्रबंधन एजेंसियों की ओर से बहुआयामी प्रतिक्रिया जो होती है वह सख्त हो जाती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एडवांस डेटा एनालिटिक्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जैसी उत्पन्न पहचान तकनीकों में शामिल किया जाना होता है। यूएन कमीशन फॉर ऑन नारकोटिक्स ड्रग के बारे में बात करें तो ये इसका 68वां अध्यक्षता के लिए चुना गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संकल्प के द्वारा 1946 में कमीशन और नारकोटिक्स ड्रग की स्थापना की गई, और इसे अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों के अनुप्रयोग के पर्यवेक्षण में यह सहायता स्थापित करता है, ईसीओएसओसी की सहायता स्थापित करता है, और इसमें टोटल 53 सदस्य देश है, और यह संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थों में अपराध कार्यालय के शासी निकाय के रूप में कार्य करता है, और यह आपूर्ति और मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए ड्रग की वैश्विक स्थिति की समीक्षा और विश्लेषण करता है। तो इस तरीके से ये चीजें आती हैं। संक्षिप्त सुर्खियों के तौर पर देखा जाए तो संक्षिप्त सुर्खियों में आता है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के बारे में, जिसको भारत 2025-26 की अवधि के लिए इसका आयोग के लिए फिर से चुना गया है, यानी कि इसकी स्थापना में आयोग ने फिर से चुना हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के बारे में जान लेते हैं, जिसकी स्थापना होती है 2005 में, जो एक अंतर सरकारी सलाहकार निकाय के तौर पर कार्य करता है, और इसकी संरचना में 31 सदस्य होते हैं, और ये देश संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद से जुड़े होते हैं, और यह सबसे अधिक वित्तीय योगदान देने वाले देशों, सैन्य बल के रूप में योगदान देने वाले देश भी इसके सदस्य होते हैं। कार्य एवं भूमिका के तौर पर देखा जाए तो इसमें संसाधन जुटाने के लिए सभी हितधारक भागीदारों को एक साथ लाना है, संघर्ष के बाद शांति बहाली के लिए रणनीतियों को सलाह देना, समुदायों को संघर्ष से उबरने में मदद करना है, और भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में वर्दीधारी कर्मियों में सबसे अधिक योगदान वाला देश है, और भारत के 6000 से अधिक कर्मी जो है वह वर्तमान में दुनिया भर के शांति बहाली मिशनों में तैनात हैं। तो इस तरीके से आते हैं। अब आते हैं कावेरी इंजन के बारे में कि कावेरी इंजन क्या है। कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दी गई है, जो भारत का एरोस्पेस आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बढ़ता कदम है, और कावेरी इंजन को डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च प्रतिष्ठान के द्वारा विकसित किया गया। कावेरी इंजन की परियोजना के बारे में बात करें तो यह हल्के लड़ाकू विमान तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए 1980 में इस इंजन की शुरुआत की जाती है, और यह बाद में डीआरडीओ के कावेरी इंजन में ड्राइव वर्जन के विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और यह यूएवी का प्रयोग करते हैं। इसकी वर्तमान क्षमता जो है वह ड्राई कावेरी 4951 के एन थ्रस्ट उत्पन्न करती है, और जो घातक स्टील्ड यूसीएवी जैसे यूएवी के उत्पन्न होती है, और यह एक रणनीतिक उपलब्धि होती है जो एरो इंजन में प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी। तो इस तरीके से ये कावेरी इंजन के बारे में। अब आते हैं सैटर्न 2 के बारे में, जो कि रूस अपनी RS-28 की सरमत अंतरराष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने के लिए तैयार है, और इसमें सैटर्न 2 नाम दिया गया। सैटर्न 2 जो होती है वह अगली पीढ़ी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जो विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों में से एक मानी जाती है, और यह मल्टीपल इंडिपेंडेंस टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस होती है, जो एक साथ कई लक्ष्यों में हमला करने में सक्षम बनाती है, और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वह 10,000 से 18,000 किलोमीटर है, जो 10 टन वजनी पेलोड ले जाती है। तो ये सैटर्न 2 के बारे में। सर्च एंड रेस्क्यू एंड टूल के बारे में बात करें तो ये जो होता है वह भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में अत्याधुनिक संस्करण विकसित करती है, और यह भारतीय तटरक्षक बल जैसी एजेंसियों को समुद्र में भारतीय खोज और बचाव अभियान को सटीक तरीके से चलाने में सहायता करता है, और यह जो इंजन है यह दो मेक इन इंडिया में के तहत 2016 में पहली बार इसे तैनात किया गया था, और इसका उद्देश्य समुद्र में खोज बचाव कार्यों में सुविधाजनक बनाने, संकट में फंसे व्यक्तियों और जहाजों का शीघ्र पता लगाने के लिए किया गया था, और यह टूल यूजर्स के मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में उपलब्ध होता है। यह जो है एक तरीके से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 1999 में स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया, और समाज को सर्वोत्तम संभव समुद्री जानकारी और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें सुनामी, तूफान, माहौल में ऊंची लहरों, तटीय आबादी के 24 घंटों में निगरानी और चेतावनी की सेवाएं प्रदान करना
होता है। तो इस तरीके से शरत के बारे में आता है। अब सुर्खियों में रहे कुछ अभ्यास आते हैं, जैसे कि एसआरएक्स 24 अभ्यास। यह अभ्यास क्या है? एक तरीके से भारतीय तटरक्षक बल में कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज बचाओ अभ्यास और कार्यशाला का 11वां संस्करण आयोजित करता है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव के कोड के तहत किया जाएगा। और इसकी थीम जो है वह क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ावा देना होता है। स्लाइनेक्स के बारे में, कि भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है स्लाइनेक्स 2024 पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में शुरू किया गया था, और इसे 2005 में भारत श्रीलंका के बीच में द्विसैनिक नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू किया गया। डेजर्ट नाइट के बारे में, जो कि भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया है, जो त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है, और इसका उद्देश्य जटिल युद्ध स्थितियों में तीन देशों की वायु सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देना होता है। हरिमाऊ शक्ति 2024 के बारे में, जो कि भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो मलेशिया में शुरू हुआ है, और यह अभ्यास भारत के मेघालय राज्य में उमरोई छावनी में आयोजित किया गया। अग्नि बैरियर अभ्यास, जो कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि बैरियर का 13वां संस्करण इसमें महाराष्ट्र में संपन्न होता है, और यह भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास होता है। सिनबेक्स अभ्यास के बारे में, जो कि भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास होता है, जो पहला संस्करण पुणे में शुरू किया गया। और सिनबेक्स अभ्यास जो होता है एक योजनागत अभ्यास है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों का युद्ध अभ्यास करना होता है। यह सूचना संचालन, साइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध, रसद और हताहत प्रबंधन, एचडीआर संचालन आदि की भी चर्चा की जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस अभ्यास के बारे में आता है। यहाँ पर हमारा सुरक्षा से रिलेटेड टॉपिक जो है वह फिनिश होता है, जो छोटा ही टॉपिक था। नेक्स्ट डे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया जाएगा, और डिटेल एनालिसिस में उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। आप तब तक इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।